तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। अब हम फर्दर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स चिल्ड्रन। जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो हमारे सामने एक नाम आता है, व्हाट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। गॉट इट क्लियर? और इनकम टैक्स अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से इम्पोज किया जाता है और इसके चार नेचर होते हैं चिल्ड्रन। तो आई वांट एवरीबडी टू पुट दिस। The first and foremost nature is called as proportional system। ये यूएस में चलता है बच्चों। आप कितनी भी इनकम अर्न करेंगे, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स आपको देना पड़ेगा। देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव, ये इंडिया में चलता है। देन वी हैव व्हाट इज नोन एज रिग्रेसिव, एंड एट लास्ट वी कॉल इट एज डिग्रेसिव। सो इनकम आपकी कितनी भी होगी, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही आपको देना पड़ेगा। दैट इज प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख रहा हूं। सपोज यू अर्न 1 लाख रुपीज, तब भी आपको 20% देना है। यू अर्न 2 लाख रुपीज, तब भी आप 20% देंगे। यू अर्न 1 करोड़, तब भी आप 20% देंगे। दिस इज चिल्ड्रन द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टैक्सेशन? प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। समझ में आ गया? Fixed percentage would be charged irrespective of the level of income. The tax is called as proportional system, generally applicable in United States of America. Got it? लिख लीजिए झटपट इतना very quickly. Moving ahead, next children on progressive. ये इंडिया में चलता है और बहुत कंट्रीज में चलता है ये। Like every time I keep on saying, 0 से 2.5 लाख तक की जो इनकम है, that is totally exempt from tax. चिल्ड्रन सबके लिए नहीं होती है, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर्स के लिए होती है, कॉर्पोरेट्स पे ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप्स हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 50 लाख एंड अबव, जिन पे ऑडिट होता है उन पे भी ऐसा नहीं होता। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज पे, प्राइवेट और पब्लिक, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की और इंडिविजुअल की बात बता रहा हूं। 2.5 लाख से 5 लाख पे सो कॉल्ड द परसेंटेज इज 5%। 5 लाख से 10 लाख का जो ब्रैकेट होगा इस पे 20%, और 10 लाख से ऊपर हम जितना भी जाएंगे चिल्ड्रन उस पे 30% है। तो लेट मी डिजाइन इट वेरी प्रॉपरली फॉर एवरीबडी। तो अगर आप 2.5 लाख रुपए तक हिंदुस्तान में कमाते हैं बच्चों, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख अगर आप कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स देना होता है, प्रोवाइडेड आपकी उम्र 60 साल से कम हो। इफ यू आर 60 ईयर्स अबव बट लेस देन 80 ईयर्स, तो ये 2.5 लाख वाली जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 3 लाख हो जाती है। फिर 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। और सर अगर 80 ईयर्स पार कर गए तो फिर 0 से 5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं होता है। तो 0 से 2.5 लाख एग्जाम, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। बट अगर इनकम सिर्फ 5 लाख है, उससे ऊपर है ही नहीं, तो ये 5% भी अंडर सेक्शन 87 है, छूट मिल जाती है। 5 लाख टू 10 लाख आप जितना कमाते हो बच्चों उस पे 20%, और 10 लाख के ऊपर आप जितना भी कमाएंगे चिल्ड्रन, दैट इनकम इज चार्जेबल सब्जेक्ट टू 30%। व्हाट इट? तो इस ब्रैकेट में 5%, इस ब्रैकेट में 10%, और इस ब्रैकेट में सॉरी 20 लिखना था, गलती से मैंने 10 लिख दिया। हियर इट इज 20%, और इस ब्रैकेट में 30%। अब ये मत सोचिएगा कि आपके मौसा जी के बड़े बेटे अगर 9 लाख कमा रहे हैं पर एनम, तो वो 30% 2,70,000 देंगे, ऐसा नहीं होता। 9 लाख रुपीज में उनकी कुछ सेविंग स्कीम्स होंगी एंड ऑल दैट अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। काफी फेमस चलता है सेक्शन 80C। 80C से लेकर 80U तक के जितने सेक्शंस टैक्सेशन में होते हैं ना बच्चों, उस पे आपको टैक्स में छूट मिलती है थोड़ी सी। छूट की 3 डेफिनेशंस होती हैं। एक होता है डिडक्शन, एक होता है सो कॉल्ड एग्जेम्पशन, और एक होता है रिबेट। जो चीज आपकी इनकम में ऐड ही ना हो, दैट इज कॉल्ड एज एग्जेम्पशन। जो ऐड हो बट बाद में लेस हो जाए, इट इज डिडक्शन। जैसे आई एम इनटू अ जॉब, मेरे को सैलरी मिलती है, उसके बाद 50,000 रुपए लेस हो जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो पहले ऐड हो इनकम में फिर लेस हो जाए, तो इसे डिडक्शन की डेफिनेशन में लेके आते हैं। आपकी इनकम में ये आएगा ही नहीं, इट इज नोन एज एग्जेम्पशन। इज दैट क्लियर? और आपको जितना टैक्स का अमाउंट देना है, इनकम नहीं, जितना टैक्स का, मान लीजिए मेरी इनकम पे 3 लाख रुपए साल का टैक्स बना, गवर्नमेंट कह रही है चलो 20,000 इसमें भी आपको छोड़ देते हैं, तो ये 20,000 रुपए रिबेट होती है। खैर
आप टैक्स के स्टूडेंट नहीं है, मैं इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, बट आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। सो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है बच्चों, वैसे वैसे आपका टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। ये है प्रोग्रेसिव टैक्स, ओल्ड रेजीम का ट्रू एग्जाम्पल। न्यू रेजीम में 7 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, बट वहां पे बच्चों गवर्नमेंट थोड़ी इंटेलिजेंट हो गई है, वहां पे आपको कोई छूट नहीं मिलती है। तो न्यू रेजीम उनके लिए अच्छी है, दोज हु आर सो कॉल्ड मॉडरेट इनकम अर्नर्स, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बट आज अच्छी है। आने वाले टाइम में तो इनकम बढ़ जाएगी उनकी, तो उनके लिए वो सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो सर स्विच कर जाएंगे, स्विचिंग इज नॉट अलाउड। एक बार आप न्यू रेजीम में आ गए, आप वापस पलटी मार सकते हैं, पुनर्जन्म होना चाहिए आपका। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का कंफर्म? लोग कहेंगे सर पैन कार्ड बनवा ले क्या दूसरा? बच्चों पैन आधार के साथ लिंक है, समझ में आ गया? जब आप पैन डीलिंक करेंगे और नया पैन उसी आधार के साथ लिंक करेंगे तो पकड़ जाएंगे। खोपड़े में बात गई। सर आधार दूसरा बनवा ले क्या? बायोमेट्रिक्स क्या 2 उंगली पैर की लगभग क्या उसमें? तो ये गवर्नमेंट का बहुत पहले का प्लान था, 2002-3 का, मनमोहन सिंह की ये सोच थी, सॉरी मनमोहन सिंह जी की ये सोच थी कि आधार और पैन जब लिंक हो जाएगा तो टैक्स की चोरी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अब बात उठी है तो सोचा है बता ही दूं। मान लीजिए बच्चों किसी इंसान का नाम था पीटर कुमार इंग्लैंड प्रजापति। सर इतना बड़ा नाम? अब है तो है, इसके पापा मम्मी ने रखा है, मैं क्या करूं। ये भाई साहब बहुत चतुर थे, ये साल का 40 लाख रुपए कमाते थे। कितना? 40 लाख। और हिंदुस्तान में बच्चों 40 लाख रुपए पे टैक्स कितना लगेगा? लगभग 11.5 लाख रुपए के आसपास। और ये भाई साहब जीरो टैक्स सरकार को दिया करते थे। सर ये कैसे है? सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। सर ये क्या लिख रहे हैं आप? इन भाई साहब का एक पैन कार्ड था पीटर कुमार के नाम से, एक पैन कार्ड पीटर इंग्लैंड के नाम से था, एक पीटर प्रजापति के नाम से था, एक पीटर कुमार इंग्लैंड के नाम से था, एक पीटर इंग्लैंड प्रजापति के नाम से था, एक पीटर के नाम से था, और एक प्रजापति के नाम से था। 7 पैन कार्ड थे इनके पास। इनके सीए ने बोला बेटा एक और बनवा लो। अगला पैन कार्ड कुमार इंग्लैंड प्रजापति के नाम से बन गया। हाउ मेनी पैन कार्ड्स? 8 पैन कार्ड दिस पर्सन यूज्ड टू हैव। चिल्ड्रन, आई हैव कम अक्रॉस वेरी क्लोज नोन पीपल ऑफ माइंड जो ये हरकतें करते थे। मेरे को तब ये एग्जाम्पल समझ में आया क्यों गवर्नमेंट ने लिंक किया पैन और आधार को। तो ये भाई साहब 8 इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते थे। कितनी? 8। और सब पे 5-5 लाख रुपए की इनकम शो करते थे। इज दैट क्लियर? कितनी? 5-5 लाख की इनकम। सर टैक्स नहीं लगता था। मैं उस जमाने की बात बता रहा हूं, उस पर छूट भी थोड़ी कम थी। पहली 2.5 लाख की इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं, पर 5 लाख में 1.5 लाख रुपए ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करते थे। इनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी 2-3 थे, बाकी ये बैंक की टैक्स सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड, इन सब में जमा करते थे। और इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट क्लेम करते थे। तो इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई बच्चों? कितनी? 3.5। 50,000 रुपए ये सो कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, दाएं बाएं और भी थोड़ी रीजंस होते हैं, वहां से क्लेम कर लेते थे। 3 लाख रुपए इनकी इनकम आती थी। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स एग्जेम्प्ट था। 50,000 रुपए की इनकम पे उस जमाने में बच्चों जो मैं बता रहा हूं, जब ये चोरी चकारी चलती थी, 10% का टैक्स लगा करता था। आज 5% हो गया है, तो कितना टैक्स बना? 5,000। 8 पैन कार्ड्स पे 5,5,5,5,5,5,5,5,000 के हिसाब से कितना टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया? गवर्नमेंट भी खुश, ये भी खुश। 3,000 रुपए के हिसाब से सीए अंकल ने 8 रिटर्न्स फाइल करने पे 24,000 रुपए अपनी फीस दे दी। तो टोटल लगभग 64,000 रुपी इनकी जेब से गया। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? और ऐसे इनको कम से कम 11.25 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ता। कितने पैसे ये सरकार के चोरी कर गए? कितने पैसे? लगभग 10.5 लाख रुपए से ज्यादा। सरकार की हालत खराब, कैसे पकड़े इन लोगों को? मनमोहन सिंह जी ने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, नंदन नीलकेनी जी से बात हो गई है। UIDAI के आज के चेयरमैन होना चाहिए उनको, जब तक मैंने लास्ट डेटा पढ़ा था। नंदन नीलकेनी जी, विशाल सिक्का, NR नारायण मूर्ति, ये 7 दोस्तों ने मिलकर इन्फोसिस बनाया था। फिर भाई अपनी अपनी राह पे सब निकल गए। व्हाट इट। तो इन्होंने बोला कि एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं
जिसमें हर इंसान के बायोमेट्रिक्स होंगे एंड दैट वुड एक्ट एज अ सिटीजनशिप चार्टर फॉर एवरीबडी। और इसको माना जाएगा कि भाई आपको अगर अपना फोटो आईडी किसी को देना है, एड्रेस प्रूफ किसी को देना है, डेट ऑफ बर्थ का आईडी देना है, तो ये सबके लिए फायदेमंद होगा। अब हिंदुस्तान में आपको पता है फ्री में जहर भी मिले तो लोग पी जाएंगे। अच्छा, सब लोग ना पिए, कॉमर्स वाले तो पी ही जाएंगे। एंड एवरीबडी आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 25-30 years is of commercial bent of mind, तो दे विल हैव पॉइजन, नो प्रॉब्लम। फोकट में आधार कार्ड बनना चालू हुआ, लोगों ने दन लाइन लगा लगा के आधार बनवा लिए, बायोमेट्रिक अपने सब रजिस्टर हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 साल बाद ज्ञान दे दिया, सब लोग अपने आधार को पैन से लिंक करें, जिसकी लास्ट डेडलाइन जून 2023 थी 500 रुपए पेनल्टी के साथ, और 31 मार्च 23 थी बिना पेनल्टी के साथ। तो जिन लोगों ने जून 23 के बाद अपना आधार और पैन लिंक करवाया उनको 1000 रुपए पेनल्टी भी देनी पड़ी। अब जब आधार और पैन लिंक हुए, आधार तो एक है, पैन कितने हैं बच्चों? 8। अब जब तुम 8 लिंक करोगे तुम समझ जाओगे पीटर इंग्लैंड प्रजापति तुम ही हो, पकड़ जाएंगे। लोगों ने कुछ बताया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, और सिर्फ एक पैन अपना लिंक करवाया, और सीईओ बताना मत किसी को। अब टैक्स की चोरी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका एक ही पैन लिंक होगा। इवन टुडे आई वाज अप्लाइंग फॉर माय मदर्स न्यू पैन कार्ड, पुराना वाला पता नहीं कहाँ डिस्प्लेस हो गया, मिसप्लेस हो गया। तो उसमें पूछा कि और अगर आपके पास पैन है तो डिटेल दे दीजिए इसकी। मैंने कहा नहीं भैया हमारे पास तो कोई पैन नहीं है इस तरह का। अब अगर लोगों को पहले से पता लग जाता, जब आधार बनने स्टार्ट हुए 2006-07 में इंडिया में, कि कल को आधार पैन से लिंक होगा, तो लोग पता है क्या करते? प्राइवेट एजेंसीज को काम दिया गया था, धांधलेबाजी होने लग गई, इसलिए बैंक्स और आधार सेंटर्स बन गए। लोग क्या करते? एक हाथ अपना लगवाते, एक आपका लगवा लेते, फिर एक हाथ अपना, फिर एक किसी और का। एक आदमी के 3 आधार बन जाते हैं, फिर 3 आधार 3 पैन के साथ लिंक हो जाते हैं, फिर टैक्स का रैंपंट गोलमोल चलता। समझ में आई बात? तो गवर्नमेंट बड़ी चतुर निकल गई, पता ही नहीं लगा किसी को कि कल को ऐसा भी होगा। और इसी वजह से इस देश में आज इतनी तरक्की भी है। पहले 1 और 1.5% लोग चिल्ड्रन टैक्स पे किया करते थे, 1 और 1.5%। अब जाके कहीं 4.5-5 के आसपास डेटा पहुंच रहा है, बट वो 1 और 1.5 भी बहुत कम टैक्स देते थे। आज कॉर्पोरेट्स आ गए, सैलरीज बहुत बढ़ गई, बहुत पैसा लोग कमाने लग गए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में करोड़ करोड़ रुपए सैलरी हो गई, 30-30, 25-25 लाख रुपए लोग टैक्स पे करने लग गए। ऐसे थोड़ा G20 पे इतना पैसा खर्च हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत रईस है हमारी। तो समझ में आया बच्चों, पैन और आधार को क्यों लिंक किया? इस तरह की धंधेबाजी लोग किया करते थे। व्हाट इट? अब ये सब चीजें आपको कोई MBA क्लासरूम भी नहीं सिखाएगा, दीज आर लाइफ लर्निंग हैक्स। चलिए खैर, तो ये बात सबको समझ में आ गई। पीटर कुमार इंग्लैंड प्रजापति की कहानी मेरी जुबानी चलन, तो खूब धांधेबाजियां इस तरह की होती थी। चलिए रियल बिजनेस में आएंगे, सब समझ जाएंगे, बट एज अ टीचर जितना मेरा ड्यूटी है उतना तो मेरे को पूरी करनी पड़ेगी। तो ये बात समझ गए बच्चों, व्हाट इज प्रोपोर्शनल एंड व्हाट इज प्रोग्रेसिव। 2 और होते हैं बच्चों, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव। डिग्रेसिव ना बच्चों प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है। सर मतलब बहुत पूछते हैं लोग, पुलिस में थे लगता है पहले। ध्यान से सुनिएगा, 10 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है वो सिर्फ 5% टैक्स देंगे, 5 लाख से 10 लाख वाले 15% टैक्स देंगे, 2.5 लाख से 5 लाख वाले 25% टैक्स देंगे, और 0 से 2.5 लाख वाले 30%। ये कौन सी पागलपंती है सर? अब पागलपंती है इसलिए पागलपंती बोल रहे हैं। सर ऐसा किस कंट्री में टैक्स सिस्टम होगा जहां पे लोग मक्खी चूस और कंजूस होते हैं, बहुत कम खर्च करते हैं, बहुत कम खर्च, और सेव ज्यादा करते हैं ताकि कल को और इंटरेस्ट इनकम आए। ले लो बेटा ज्यादा इनकम, जितनी तुम्हारी इनकम बढ़ेगी उतना टैक्स कम। बट ये जो लोग हैं, जो लोग कमजोर हैं, जो लोग कम खर्च कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम गुड्स और सर्विसेज की मार्केट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा पैसा दबा के चल रहे हैं। नो, गवर्नमेंट कहती खर्च करो पैसा, इन्वेस्ट कम करो, कल को कम कमाओ, कल को कम कमाओ। तो कम कमाओगे तो टैक्स सर ऐसा होगा, उल्टा करिए, उल्टा करिए, उल्टा करिए। ज्यादा बचाओ, ज्यादा बचाओगे तो कल को आपकी इंटरेस्ट इनकम ज्यादा होगी, इंटरेस्ट इनकम ज्यादा होगी तो आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। तो जिस देश में गवर्नमेंट चाहती है कि लोग आज जो कमा रहे हैं उसका ज्यादा पोर्शन खर्च ना करें, ज्यादा पोर्शन सेव करें, सेव करके अपने बिजनेस से, सैलरी से तो अर्न करेंगे करेंगे, इंटरेस्ट इनकम, रियल एस्टेट खरीद लें उससे रेंटल इनकम, तो लोगों की इनकम आने वाले टाइम में बढ़ेगी, बढ़ेगी तो हम टैक्स उनसे कम लेंगे। दैट इज डिग्रेसिव। फ्रॉम रिच पीपल वील चार्ज लेस टैक्स एंड फ्रॉम पुअर पीपल वी चार्ज
मोर टैक्स। व्हाट इट क्लियर? तो सर रिच लोगों को इतना फायदा क्यों दे रहे हैं सर, ये अगेंस्ट वेलफेयर चला जाएगा? ऐसा नहीं है। ये उन कंट्रीज में होता है बच्चों जहां पे इनकम टैक्स तो रिच कम्युनिटी से आपने कम लिया बट इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लिया। अब भाई मुकेश अंबानी जी के घर में भी मैगी का पैकेट आता है और मेरे घर में भी आता है और आपके घर में भी आता है। अंबानी तो भाई अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, उनको भी सेम जीएसटी देना और मेरे को भी सेम जीएसटी देना है। इज इट जस्टिफाइड एनी हाउ? क्या ये जस्टिफाइड है? नो। मैं कार खरीदूं मान लीजिए और अंबानी भी कार खरीदे, मान लीजिए दोनों ने 10-10 लाख की कार खरीदी, बात अलग है कि मैं अपने लिए खरीदूंगा, वो अपने चपरासी के लिए खरीदेंगे, बट दोनों लोग 10 लाख की गाड़ी पे लगभग 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख टैक्स दे रहे हैं। क्या ये जस्टिफाइड है? नो। आज हमारे एलपीजी सिलेंडर आया 956 रुपीज का और अंबानी जी के यहाँ भी 956 का आता है। क्या जस्टिफाइड है बच्चों? नो। मेरे को तो सस्ता मिलना चाहिए, मैं गरीब आदमी उनके कंपैरिजन में। तो ऐसी कंट्रीज में टैक्स सिस्टम चलता है जहां पे हम रिच कम्युनिटी से इनकम पे टैक्स कम लेते हैं बट इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पे ज्यादा लेते हैं। बट मेरे को दुनिया में किसी भी कंट्री का नाम नहीं पता जहां पे ये बेतुका बकवास सिस्टम ऑफ टैक्सेशन हो। ये किताबों में पढ़ाया जाता है डिग्रेसिव। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? पक्का? अपडेट करिए झटपट बच्चों। चलो देन सर व्हाट इज रीग्रेसिव नाउ? 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, लगभग इनकम हर बार डबल हो रही है बच्चों। क्या टैक्स रेट डबल हो रहा है? नो, डबल से ज्यादा हो रहा है ना, डबल से। बट सर यहां पे तो नहीं हुआ ऐसा, तो इसलिए मैंने इसको प्रोग्रेसिव बोला, सिर्फ ये प्रोग्रेस कर रहा है। बट जहां पे जितनी आपकी इनकम बढ़े टैक्स रेट उससे भी कहीं ज्यादा बढ़े। इनकम डबल हो गई 2.5 से 5, ये 5 से कितना हो जाए सर, तो आप इसे रिग्रेसिव बोलेंगे। 10 से ऊपर कुछ भी हो जाए, 5 का डबल 10, फिर ये 10 का डबल कितना हो गया, 20 से ऊपर कुछ भी हो जाए। जिस परसेंटेज में आपकी कमाई बढ़ रही है बच्चों उससे ज्यादा परसेंटेज में आपका टैक्स रेट बढ़ना चाहिए, दैट इज नोन एज रिग्रेसिव। तो इंडिया में आप बोल सकते हैं थोड़ा सा रिग्रेसिव है सिस्टम, कि यहाँ पे रिच कम्युनिटी को ज्यादा पेनलाइज करते हैं। इसीलिए अभी पिछले साल का ही डेटा एक पढ़ रहे थे, 6,500 रिच पीपल लेफ्ट इंडिया एंड अप्लाइड फॉर अदर पासपोर्ट्स कैनेडा एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे बेचारा मरे पहले इनकम टैक्स भी ज्यादा दे, क्योंकि रईस आदमी है, ये जाएगा महंगे मूवी थिएटर में तो वहां 18% टिकट पे जीएसटी देगा, फिर ये लग्जूरियस होटल रूम में स्टे करेगा तो वहां पे बेचारे को 28% जीएसटी देना है। तो अपनी इनकम का सुपर रिच कम्युनिटी इन इंडिया लगभग 1/3 पैसा तो सरकार को चंदा दे देता है, और उसके बाद मिलता क्या है? आपने किया ही क्या देश के लिए? समझ में आई बात की नहीं? और इन्हीं घर छापा मारा जाता है, क्यों बेटा थोड़ा और दे दो, जरा थोड़ा सा और दे दो, क्योंकि पता है जो अननोन है क्लियर उनको तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, तो इन्हीं को लपेटो। इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी होती है। क्यों महंगी होती है? ये महंगे अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी 15 रुपए यूनिट होती है। ये कार भी सस्ती ऑल्टो छाप नहीं खरीदते, या मान लीजिए ऑल्टो ही खरीद रहे हैं अपने जमादार के लिए, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ले रहे हैं, उस पर बेचारों को 28% जीएसटी। उन गाड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, 250% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। समझना क्या, ज्यादा सोचते नहीं है लोग, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाए इनको हर दिन। तो इंडिया में बहुत टैक्स है, बट यूएस में इससे भी ज्यादा है, 45% का फ्लैट टैक्स है। डेनमार्क शायद 65% सुना था मैंने कभी। सर 65% टैक्स, तो क्या हुआ, एजुकेशन फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, बत्ती पानी बिजली सब फ्री, बुढ़ा गए तो बुढ़ापे में 200 किलोमीटर पर डे की जर्नी फ्री, सब कुछ फ्री। यूएस में 45% टैक्स है, जो इंडिया के बेस्ट स्कूल्स आपको एजुकेशन ऑफर करते हैं चिल्ड्रन, यूएस का घटिया स्कूल भी उससे ज्यादा अच्छी एजुकेशन देता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? मेरी भतीजी की बेटी एज ऑफ अराउंड 6.5 years यूएस में है चिल्ड्रन, क्लास में 9 बच्चे हैं, 7 टीचर हैं। और यहाँ पे क्या होता है, 97 बच्चों पे 4 टीचर। समझ में आया? कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे भरे रहते हैं स्कूलों में। और फिर कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये वाला डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया? बच्चे से पूछो क्यों नहीं आए थे कल, सर वो मम्मी की किट्टी पार्टी थी ना, तो बर्तन धोने सर इसलिए नहीं आए। सर पापा मम्मी बाहर चले गए थे सर, छोटे भाई को हमको पालना था सर, एक दिन के लिए उसने अपने नाम के नीचे लिख लिया सन ऑफ, ब्रदर ऑफ, डॉटर ऑफ, एवरी ऑफ। समझ में आई बात की नहीं आई? तो भाई उन कंट्रीज में और इंडिया में थोड़ा सा फर्क है, बट आ रहा है देश में, ऐसी बात नहीं है। आई कांट कंपेयर यूएस विद इंडिया, कहाँ 400-500-600 साल पहले आजाद हुए, हमारा तो अभी 75 ईयर्स हुआ। आएगा इंडिया में, सब आएगा। चलिए खैर, बहुत बातें हो गई दामाई की। तो प्रोग्रेसिव टैक्स समझ में आ गया बच्चों? रिग्रेसिव, रिग्रेसिव था डिग्रेसिव था, अच्छा ओहो, चलो ना प्लीज टेक बैक माय वर्ड्स, मैंने डिग्रेसिव जो लिखा था वो एक्चुअली रिग्रेसिव था।
ओके, एग्जाम्पल में वर्ड दाएं बाएं हो गया। ड्यू अपॉलॉजीज चिल्ड्रन, ड्यू अपॉलॉजीज, जिसको मैंने डिग्रेसिव लिखा था प्लीज उसको रिग्रेसिव कर लीजिए, बातों बातों में निकल गया। ड्यू अपॉलॉजीज चिल्ड्रन, सही कर लीजिए। ज्यादा कमाई वाले कम टैक्स देंगे और कम कमाई वाले ज्यादा टैक्स देंगे। ये जो हमने लिखा था ना यहाँ पे 5-10 नजर आ रहा है, तो दिस इज सॉरी रिग्रेसिव चिल्ड्रन। ओके, चलिए बाकी ठीक था सब। प्रोपोर्शनल मैंने आपको बता दिया, टैक्स रेट रिमेन्स सेम, टैक्स रेट रिमेन्स सेम। इंडिया में ये चीज कंपनीज पे लागू होती है चिल्ड्रन, पहले 30% था, स्टार्टअप्स वगैरह में वो 26, 24, 22 तक भी चले आए हैं। बट यूएस में इंडिविजुअल इनकम टैक्स भी प्रोपोर्शनल ही लगता है। और जैसे इंडिया में छूट मिलती है ना 2.5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, वहां कोई छूट नहीं है। आप $1 भी कमाएंगे तो आपको टैक्स देना है वहां पे। चलिए, तो इंडिया में कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं चिल्ड्रन? इनकम टैक्स अगर इंडिविजुअल्स पे लग रहा है तो उसे इनकम टैक्स बोलते हैं। कंपनीज पे जो इनकम टैक्स लगता है बच्चों, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। तो कंपनी का इनकम टैक्स इज कॉर्पोरेट टैक्स। सर व्हाट इज दिस कस्टम ड्यूटी? घर में पूजा पाठ का समारोह है और हमारी ड्यूटी लगा दी गई है गेस्ट को एंटरटेन करने की, ऐसा कुछ नहीं होता कस्टम ड्यूटी में। सर ये वियर्ड एग्जांपल्स आते कहां से आपके दिमाग में? हम लोग जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं वहां से आंसर मिल जाते हैं हम लोग को। टू फुलफिल आवर फैमिली रिचुअल्स एंड कस्टम्स, द ड्यूटीज व्हिच आर असाइन्ड बाय द सीनियर मेंबर्स ऑफ द हाउस आर कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटीज। पता ही नहीं लगता कि इकोनॉमिक्स की कॉपी है ही इंग्लिश की कॉपी है। समझ में आई बात? तो जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं किसी कंट्री से इंडिया में तो आपको टैक्स देना पड़ता है, इट इज नोन एज इंपोर्ट ड्यूटी। और यहां से जब भेजते हैं कहीं पे तो आपको टैक्स देना पड़ता है, दैट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी। गॉट इट क्लियर? इन टैक्सेस से हमारा जो एविएशन मिनिस्ट्री है, जो एविएशन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके खर्चे पूरे किए जाते हैं बच्चों। तो जैसे आपने कार खरीदी, नंबर प्लेट के रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा देते हैं ना हम लोग 10% ऑफ द कार प्राइस, तो उससे रोड डेवलपमेंट वगैरह का काम होता है। व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? अब इंडिया में इसको जीएसटी से रिप्लेस कर दिया गया है। फैक्ट्रीज में जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं चिल्ड्रन, तो उन प्रोड्यूस गुड्स पे टैक्स लगता है, चाहे वो बिके ना बिके कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस प्रोड्यूस्ड, फैक्ट्री के गेट से जैसे ही वो एग्जिट करेंगे, फैक्ट्री के गेट पे ही एक टेंट लगा होता है एक्साइज डिपार्टमेंट वालों का चिल्ड्रन। उनका ऑफिसर चेक करता है कि सो कॉल्ड ये कितने रुपए के गुड्स हैं और अकॉर्डिंगली टैक्स की डिमांड क्रिएट करता है। अगर आप बोलें कि भाई इस पे टैक्स है 20 लाख रुपए का और गवर्नमेंट ट्रेजरी में हमारा 43 लाख रुपीज ऑलरेडी जमा है, तो वो -20 करके बैलेंस नोटिफाई कर लेगा अपने पास, हाउ मच? 23 लाख, और आपके ट्रक को बाहर जाने देगा फैक्ट्री से। और अगर आपने टैक्स नहीं पे किया तो बोलेगा जाओ पहले पे करके आओ, हमको रेसिप्ट दिखाओ बैंक डिपॉजिट की, तब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे। और सर अगर कुछ सेटिंग वेटिंग कर लें तो मेरा भारत महान स्वामी 99 बेईमान। समझ में आ गया? ऐसे ही एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स भी करते हैं। जब आपके गुड्स बाहर से कहीं आते हैं तो कस्टम क्लियरेंस, जब तक आपने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे की आपको नहीं मिलेगा। तो इट इज बेटर कि आप एडवांस वहां पे कर दीजिए पहले से ही, ताकि गुड्स आए तो इंपोर्ट ड्यूटी आपकी तुरंत एडजस्ट हो जाए। तो पहले तो काम मैनुअल चलता था, लोग जाते थे चालान वगैरह जमा करते थे एंड ऑल दैट। अब तो सब कुछ डिजिटल है। एप्लीकेशंस में जैसे पुलिस वाले पहले गाड़ी रोकते थे, आपसे पेपर्स मांगते थे, अब वो हम परिवहन ऐप पे चेक कर लेते हैं कि इंश्योरेंस है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे है कि नहीं है, यस और नो, और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है। बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो नाउ डेज दे हैव अ क्रॉस चेक ऑनलाइन ओनली चल रहा है। और अब कितने रीजंस ऐसे भी होते हैं कि अगर आप चाइना से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन, तो पहले चेक किया जाएगा कि यहाँ पे आपका इंपोर्ट ड्यूटी उतना अमाउंट जो बनेगा गुड्स के लैंड होने पे जमा है कि नहीं। अगर आप जमा नहीं करेंगे आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा, और वहां से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होगी वो प्लेन में गुड्स ही नहीं लोड होने देगी आपकी, कि यहाँ आके नौटंकी क्रिएट हो कि भाई गुड्स नहीं है, चलो ऑक्शन करें, सस्ते में बेचें, हम खुद ही जाके सस्ते में खरीद लेंगे। तो ये सब धांधलेबाजी नहीं होती है। ओके, तो पहले आप अपने टैक्सेस जमा कर दीजिए, फिर गुड्स वहां से चलेंगे। ठीक, लिख दीजिए बच्चों ये चारों टैक्स, याद रहेंगे आपको। प्लीज पुट देम इन योर कॉपीज। कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है बताया था मैंने आपको, ऐसा रेवेन्यू जो कंपलसरी नहीं होगा, गवर्नमेंट को जिस पर्सन से मिलेगा बेनिफिट भी गवर्नमेंट उसी को देगी। इसमें 3 कैटेगरीज आपके सामने नजर आ रही है। अर्लियर वी रोट ओनली टू सॉरी। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, हमने लाइसेंस दिया आपको गन का, या
एक्सप्लोजिव्स इंपोर्ट करने का, या लेटस से कहीं पे कैंप वगैरह लगाने का, एक्सक्लूसिव राइट्स आपको दिए, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। हाउस टैक्स आपके पापा में डिपॉजिट करते होंगे, वाटर टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते होंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। आपने मान लीजिए एक फ्लैट खरीदा बिल्डर से, तो बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, बट उस फ्लैट का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिकॉर्ड होना चाहिए एक, नहीं तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और गवर्नमेंट आपसे वाटर टैक्स हाउस टैक्स कैसे लेगी जब आपकी आइडेंटिटी ही नहीं है। इसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? म्यूटेशन। तो आपका रिकॉर्ड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में है। सर ये अलग अलग रिकॉर्ड क्यों होते हैं? भाई मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची तो 3 जगह रिकॉर्ड्स होंगे, एक तो लैंड डिपार्टमेंट अलग होता है, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग होता है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग है। लैंड डिपार्टमेंट में आपका रिकॉर्ड होगा कि 10,000 स्क्वायर यार्ड्स लैंड अगर है और वहां पे 500 फ्लैट्स हैं, भगवान ना करे कल को बिल्डिंग गिर जाए, तो लैंड में उन लोगों का प्रपोर्शनेट शेयर होगा जिनके फ्लैट्स हैं वहां पे। तो इसलिए लैंड डिपार्टमेंट में, जिसको बुलेक बोलते हैं हिंदी में, आपका वहां पे रिकॉर्ड होता है। इज दैट क्लियर? देन आपने क्योंकि घर बनवाया, कमर्शियल एक्टिविटी की, आप जिस बिल्डर से फ्लैट खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, आप दोनों ने अग्रीमेंट किया, यू आर डूइंग सम कमर्शियल एक्टिविटी, भाई हम भी थोड़ा सा हाथ धो लें बहती गंगा में, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है कोर्ट की, कि कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम आपकी बात सुनेंगे। वकील भी हम आपको फ्री में दे देंगे, गवर्नमेंट तो वकील भी फ्री में देती है, गवर्नमेंट लॉयर कोई फीस भी नहीं लेती है। तो आज आप 1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू हमें कोर्ट फीस देंगे। व्हाट? कोर्ट फीस। तो अगर आपके पापा ने 2.5 करोड़ रुपए का लेटस से फ्लैट खरीदा, तो 2.5 करोड़ का 7% गवर्नमेंट की जेब में जाता है। गॉट इट क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है पूरा पैसा, और 2.5 करोड़ का 1% गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट में जाता है। 1%, इसको कोर्ट फीस बोलते हैं हम लोग। तो टोटल 8% आपको देना पड़ता है। उसके बाद जब आपने फ्लैट ऑक्यूपाई कर लिया, आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ सारे फ्लैट ओनर्स वहां आ गए, तो अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपसे वाटर टैक्स, हाउस टैक्स ये सब लेगा, तो वहां पे आपका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वहां पे आप अपने रजिस्ट्री के पेपर्स को 2,500-3 हजार एक नॉमिनल फीस होती है उसके साथ जमा करते हैं, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? पक्का? तो कल को अगर आपकी प्रॉपर्टी पता लगा कोई किसी को बेच के भाग गया, तो पर्सन दरवाजा खटखटाएगा, अरे हटिए मेरा घर है। अरे तुम्हारा कैसे? मेरा घर है। म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स चेक कराए जाएंगे किसके नाम पे है, और ऑलरेडी म्यूटेशन में आपके फैमिली का नाम वहां पे था, मतलब इट वाज अ फ्रॉड डील बेसिकली। समझे कि नहीं? ऐसे तो हम बच्चों, वो है ना पार्लियामेंट हाउस, उसकी भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। 1500 करोड़ का पार्लियामेंट हाउस है, 10% पे कर दो, मैंने पार्लियामेंट बेचा और आपने खरीदा। समझ में? रजिस्ट्री आप किसी भी चीज की करा सकते हैं, रोड की करा लीजिए अपने नाम पे, बट ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं मिलेंगे, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है आपको। ठीक? तो दीज आर कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज। रेलवे फेयर, देयर आफ्टर बीएसएनएल का रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद टोल टैक्स, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कमर्शियल रेवेन्यू, सरकार की दुकानें। समझ में आ गया? ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड, अभी बिडेन जी आए हैं, कुछ 1,000-1,100 करोड़ डॉलर देखे जाएंगे। समझ में आ गया? ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड। हमारे मोदी जी जाते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, गरीब देश हैं, भिखारी देश हैं, 1,000-2,000 करोड़ उनको दे आते हैं। समझे कि नहीं समझे? पक्का? अभी आए थे लास्ट ईयर हमको मिलने, दे रहे थे 100 करोड़ ग्रांट। मैंने कहा नहीं नहीं, ये श्रीलंका को देइएगा, उनके यहाँ गोभी का फूल बड़ा महंगा हो गया है। चलिए, सो कमर्शियल रेवेन्यू अंडरस्टूड चलन? कमर्शियल रेवेन्यू समझ गए सब लोग? चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको मैंने एस्कीट वगैरह बताया था लास्ट लेक्चर में, याद है सबको? इंसान मर गया बिना अपनी विल प्रिपेयर किए तो प्रॉपर्टी सर को मिल जाए? नो, गवर्नमेंट को। अगर यूनियन टेरिटरी में ऐसा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है प्रॉपर्टी, स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास। और अगर मान लीजिए आपके खिलाफ किसी ने कोर्ट में केस कर दिया और आप नहीं पहुंचे, तो फोरफीचर हो जाता है आपकी प्रॉपर्टी का, जब्त हो जाती है प्रॉपर्टी आपकी, सीज हो जाती है। ठीक? तो फीस, लाइसेंस फीस, दिस ऑल वी नो चिल्ड्रन, एस्कीट हैव बीन टोल्ड। चलिए अगले लेक्चर में बच्चों कैपिटल रिसिप्ट से स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेरी किसी की है तो प्लीज डू आस्क।